क्योंकि पहले भी ये न्यूज़ में चला आ रहा था कि मुख्तार अंसारी के आज कत्ल होगी, कल कत्ल होगा। वो जो है एक साजिश के तहत उनको मारा गया है। अतीक के बाद से लोग चिल्लाना स्टार्ट करते हैं कि आजम खान, आजम खान, आजम खान। उनका एडवोकेट कहता है कि उनको जो है उनके खाने में जहर मिलाया गया। एडवोकेट बोल रहा है, उसकी फैमिली वाले बोल रहे हैं, फिर भी इस पर संज्ञान नहीं लेती है सरकार। तो इसके पीछे क्या आपके साथ होनी चाहिए, और जो लोग इसमें मुलविस हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त जो सज़ा देनी चाहिए। इसी रमज़ान में शहाबुद्दीन साहब का जो मौत होता है, और इसी रमज़ान में अतीक अहमद का होता है, और इसी रमज़ान में आप मुख्तार अंसारी का होता है। अब तो एक नया न्यूज़, एक नया ट्रेंड आने लगा है कि क्या आजम खान के साथ भी ऐसा कुछ होने जा रहा है। क्या देश किस पे चलता है? देश पर साक्ष्य पे चलता है, लेकिन साक्ष्य किस पे आधारित होता है? वो मीडिया पे आधारित होती है। मीडिया का लगातार जो इंटरव्यू में हम जगह जगह देख रहे हैं, उसमें साफ ये बातें कही जा रही है कि वो जो है एक साजिश के तहत उनको मारा गया है। अब इसके पीछे हम क्या, मैं भी इसको बोलने के मैं भी बोलता हूं कि हाँ, साजिश के तहत उनको मारा गया। क्योंकि देखो, आज से कल 2 दिन पहले उनका एडवोकेट कहता है कि उनको जो है उनके खाने में जहर मिलाया गया। उनकी फैमिली जाती है, फैमिली से भी वो कहते हैं कि हमारे खाने में मिलाया गया जहर। इसके पहले भी उनके साथ ऐसा कांड हो चुका था। जब जहर मिलाया गया तो फिर तो इससे साफ जाहिर होता है कि जहर कैसे मिला सकता है। वहाँ पे प्रशासन है, सब कुछ है, चुस्त दुरुस्त है, और वहाँ पे सब कुछ सुरक्षा है, उसके बाद से भी जहर मिलाया जा रहा है। और ये वो जो एक्यूज है वो अभी आपको अपने आप को बोल रहा है कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। उसका एडवोकेट बोल रहा है, उसकी फैमिली वाले बोल रहे हैं, फिर भी इस पर संज्ञान नहीं लेती है सरकार। तो इसके पीछे क्या आपके सच है? सबसे बड़ी बात है कि मैं सुप्रीम कोर्ट पे, खासकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को मैं से ये कहना चाहूँगा कि देश में सबसे बड़ी न्यायालय क्या है? स्टेट के लिए हाई कोर्ट है, और पूरे देश के लिए अगर कोई है तो सुप्रीम कोर्ट है। हमारे पास यही 2 दरवाजे हैं जिसको हम खटखटा सकते हैं। अब मुख्तार अंसारी ने इस दोनों दरवाजे को खटखटाया कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि अतीक अहमद के साथ ऐसी घटना होती है। तो अतीक अहमद के साथ घटना होने के बाद से इस न्यायालय को ये जाननी चाहिए थी कि इनके साथ भी ऐसा घटना हो सकता है। क्योंकि पहले भी ये न्यूज़ में चला आ रहा था कि मुख्तार अंसारी के आज कत्ल होगी, कल कत्ल होगा। मीडिया में लगातार न्यूज़ में चला आ रहा था, लेकिन इसको प्रशासन देखने को नहीं तैयार है। अगर प्रशासन नहीं है तो हमारा कोर्ट न्यायालय कहाँ व्यवस्था है? इसको देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए थी? मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं न्यायालय से और ख़ासकर कानून व्यवस्था से पूछना चाहता हूँ कि जब ऐसी आवाज़ें उठाई गई और उसके बाद से मुख्तार अंसारी पंजाब में थे, और उनका जो ट्रायल मैं देखता था 30 जारी में चलता था, तो उनको यहाँ से यूपी में ले जाने की क्या ज़रूरत थी? और उन्होंने कहा कि मेरी जान की खतरा है। तो उस कंडीशन में जो है हाई कोर्ट ने क्यों नहीं संज्ञान ली? और हाई कोर्ट अगर नहीं लेती है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों बैठी है, उसने क्यों नहीं संज्ञान ली? मैं तो कहता हूं कि इसमें अगर सबसे ज़्यादा कोई दोषी है तो ये न्यायालय दोषी है, और न्यायालय को कटघरा में करना चाहिए। क्योंकि ये पार्टियां जो है, खासकर ये जो देख रहे हो पार्टी, लगातार आप देखो, सबसे पहले इसी रमज़ान में शहाबुद्दीन साहब का जो मौत होता है, और इसी रमज़ान में अतीक अहमद का होता है, और इसी रमज़ान में आप मुख्तार अंसारी का होता है। अब तो एक नया न्यूज़, एक नया ट्रेंड आने लगा है कि क्या आजम खान के साथ भी ऐसा कुछ होने जा रहा है? क्या आजम खान के साथ भी ऐसा कुछ होने जा रहा है? तो ये मुझे लगता है कि लोगों के दिमाग में जो चीज़ें भूल जाती है, हिंदू मुस्लिम एक फ़िरका परस्ती का, उसको फिर से रिन्यू करने के लिए ये काम किया जाता है कि उत्तर प्रदेश में और बाकी नॉर्थ इंडिया में इसे डिवाइड एंड रूल किया जा सके, और उसके बाद वोट को अपने पास लाया जाए। मेरा ये मानना है कि अब सुप्रीम कोर्ट का, खासकर हाई कोर्ट पे भी हम विश्वास कैसे कहें, हम एडवोकेट है कहने में मुझे लज्जा लग रही है, लेकिन इस पर कोर्ट को, कानून व्यवस्था को, न्यायालय को इस पर संज्ञान में लेनी चाहिए। और उनके जो सेरेब्रा है, बाकी जो भी चीज़ें हैं, पार्टी का बॉडी का पार्ट, उनको जो टेस्ट करानी चाहिए। कहाँ टेस्ट होनी चाहिए? आउट ऑफ स्टेट होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ आउट ऑफ स्टेट भी ना हो, ये आउट ऑफ इंडिया होनी चाहिए। क्योंकि इस समय सब जो है मंगरू और डंगरू की जो है इस समय शासन प्रशासन है, वो कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि आउट ऑफ स्टेट ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया इसकी जांच होनी चाहिए, और जो लोग इसमें मुलविस हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त वो सज़ा देनी चाहिए, और उनको फांसी की सज़ा देनी चाहिए। जब उसके घर वाले, फैमिली मेम्बर, उसके एडवोकेट जो थे, वो ये कह रहे हैं कि ये साजिश में कोई मुलविस है, और हमारे एडवोकेट कहते हैं कि मेरे क्लाइंट के साथ ऐसा ऐसा किया है। उसके घर वाले कहते हैं कि मेरे ब्रदर के साथ, मेरे फादर के साथ उमर कहता है कि ऐसा ऐसा किया गया है। जब उनके साथ इस तरह की घटना हो सकती है, तो क्या स्टेट में अगर वो होगा तो स्टेट में भी हो सकता है कल लोग आवाज़ उठाएंगे कि भैया इसमें भी कोई साजिश किया गया, इसमें भी ऐसा ऐसा FSL रिपोर्ट आया, तो उसको आप बाहर में भेजो, और उसमें जो है या सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में उसका जो निरीक्षण हो, और उसका जो है दूध का दूध, पानी का पानी किया जाए, और उसके बाद इतनी सख्त सज़ा दी जाए जिससे कि आने वाला कल में कोई ऐसा इस तरह घटना ना हो सके। कुछ लोग जो है लिख रहे हैं कि भाई
योगी बाबा ने जो मिट्टी में मिला दिया माफिया को, तो क्या मतलब अंदरूनी कुछ खेल हुआ है? मैं ये सब कहना चाहता हूँ, किसी के नाम नहीं लेता हूँ, जो खुद एक क्रिमिनल हो, जिसके ऊपर खुद इतनी सारी केसेज हो, उसको अगर आप कहते हो कि वो किसी को मिट्टी में पानी में मिला दे, तो मैं कहता हूँ कि अगर वो न्याय करना चाहता है, देखो मैं कहता हूँ कि अगर आप न्याय करना जानते हो और चाहते हो, तो सबसे पहले अपने आप को प्रूफ करो कि आप जो दोषी नहीं हो। अपने आप को प्रूफ करो कि आप सच हो। अगर आप वाकई में सच हो तो आपके पास राइट है, आप कर सकते हो। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो प्रशासन और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो खुद सही नहीं है, तो वो दूसरे के ऊपर क्या क्वेश्चन मार्क करेगा, क्या वो न्याय करेगा? कि ऐसा है कि ये हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं तो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। दो चीज़ें हैं, पहला नंबर कि हम पैदा हुए हैं तो हमको मरना है, चाहे हम और सब यहाँ पे, चाहे वो मिट्टी में मिले, चाहे वो खाक में मिले, चाहे वो जलाए जाए, दफनाया जाए, दोनों खाक में मिल जाते हैं या हवा में जो विलीन हो जाते हैं। जो भी तो जाना तो सबको है, कोई आज जाएगा कल, कोई कल जाएगा, खुदा जिसको जो चाहे जैसा करे। लेकिन बात है कि अगर इसी में अगर कोई न्याय व्यवस्था किसी कानून में दी जाती है और उसके बाद से वो अन्याय करता है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। राजा का काम क्या होता है? राजा जो है ऑटोक्रेटिक सिस्टम में राजा होता है और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर होता है डेमोक्रेसी में। लेकिन वो डेमोक्रेसी अगर मोबोक्रेसी बन जाए तो वो जो है ना वो राजा होता है और ना ही वो मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर होता है, वो जो है क्रिमिनल माइंडेड हो जाता है। और जो क्रिमिनल माइंडेड होता है उसके माइंड में बस एक ही चीज़ होती है कि जो भी हमारे खिलाफ में आवाज़ उठाए, जो भी थोड़ा सा ताकतवर हो, जो भी किसी समुदाय की आवाज़ उठाने वाला, उसको दबा दिया जाए, उसे कुचल दिया जाए, उसे ख़त्म कर दिया जाए। और वही आज किया जा रहा है। आने वाला समय कल हमारे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है और किसी और के साथ हो सकता है। अब तो मैं ये कहना चाहता हूँ और बोल भी रहा हूँ कि इस घटना से ये साबित हो गया कि आने वाला समय में कोई भी सुरक्षित नहीं है, किसी के साथ कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मीडिया में लगातार चला आ रहा है, ये फेसबुक में मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, ये ट्विटर पर ट्रेंड देख रहा हूँ, क्योंकि ये ट्रेंड हो रहा है। जैसे शहाबुद्दीन साहब थे, वो लगातार कोरोना में ठीक रहते हैं, जैसे आते हैं 2 दिन बाद उनकी मौत हो जाती है। उस समय कोरोना से मैं भी पीड़ित था, मेरी भी आखिरी चल रही थी। उसके बाद से देखते हैं कि आतिक अहमद जो है उनको लेके प्रशासन जाता है, प्रशासन में उसको मार दिया जाता है और जो मारने वाले होते हैं उनका पता ही नहीं चलता है, वो कैसे आते हैं, कैसे मारते हैं, क्या उनका बैकग्राउंड अगर देखते हो, मैं एक एडवोकेट हूँ तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि वो एक कंस्पिरेसी है। और जो मारे उनके घर को आप बुलडोजर नहीं चलाते हो। उसके बाद मैं देखता हूँ अतीक के बाद से लोग चिल्लाना स्टार्ट करते हैं कि आजम खान, आजम खान, आजम खान। और वाकई नहीं, मुख्तार अंसारी, और मुख्तार अंसारी के साथ सेम उससे कंडीशन होता है। आपको 2 दिन 3 दिन पहले आपको जेल ले जाने की क्या ज़रूरत थी? और अगर आप लेके गए तो वो ऐसे बीमार कैसे हो जाते हैं? और उन्होंने कंप्लेन किया कि हमारे खाने में जहर मिलाया जा रहा, स्लो पॉइजन दी जा रही, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, उस पर सख्त सज़ा क्यों दी जाती है? लेकिन ये सब नहीं होने के पीछे और अब जो है आजम खान के बारे में लोग बोला है, तो इससे जाहिर हो गया कि आने वाला समय में ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा षड्यंत्र है। लेकिन ये कब होगा? जब कोई इलेक्शन होगा, जब कोई ऐसी मुद्दा होगा। इस समय इन्होंने इसलिए किया कि इसमें इलेक्ट्रोल बॉन्ड था, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में चोरी किया, उस पर लोगों ने आवाज़ उठाई, तो उसको दबाने के लिए उन्होंने एक ऐसे मुद्दा उठाया जिससे उसकी चर्चा लोग करना स्टार्ट कर। कुछ नहीं बोल सकता कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट क्या कार्रवाई कर सकती है। अब मानो कोई मर गया, जो जिंदा था तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की है, जिंदा था तो उसके ऊपर कोई सुनने को आप तैयार नहीं थे, जिंदा था तो उसकी गवाही को आप, उसके गुहार को सुनने को तैयार नहीं थे, उसकी बातों को सुनने को तैयार नहीं थे। और आप सुन ही लोगे तब क्या खाक करोगे आप? अब करने से क्या फ़ायदा है? आप न्याय दो, कब्र से थोड़े आने वाला है। और जो किया है उसको सज़ा आप थोड़े देने जा रहे हो। हिंदुस्तान में किसी नेता को आज तक सज़ा हुई है? नेता को सज़ा हुई है तो लालू प्रसाद को हुई है, जो ओबीसी का हो, दलित का हो, चाहे किसी और फॉरवर्ड का हुई है या किसी मुसलमान को हुआ है, सज़ा हुआ है। लेकिन बाकी और किसी का होकर दिखा दे, नहीं हुआ है, तो हम क्या उस पर उम्मीद देता है? मैंने देख लिया, मैं एक एडवोकेट होने के नाते भी देखो, इलेक्ट्रोल बॉन्ड में हमारे चीफ जस्टिस ने बहुत अच्छा किया। ये उससे बौखला, दुनिया का ये सबसे बड़ा स्कीम है, ये एक रैकेट है, ये एक जो है स्नैचिंग है। इस तरह का काम इस यहाँ का जो नेता ने, यहाँ का जो इस पार्टी ने की है इस देश के साथ। लेकिन देश के जो इनोसेंट जनता है, ये आवाम है, जो पब्लिक है, वो समझ नहीं पा रही है, जान नहीं पा रही है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। मंदिर और मस्जिद के पीछे उसमें काम कर रहे हैं लोग को, ये समझ में नहीं आ रहा। को उनके पिता की मैयत पर जाने का इजाज़त नहीं दिया गया है, सुनने से मना कर दिया गया है। मानवता तो कोई चीज़ है ना। देखिए, मेरा राम रहीम को परोल मिल जाता है,
हैदराबाद की आप देखिए ना, आप उस छोटी बात छोड़िए, आप देखिए उमर खालिद को, हाँ। सरजील इमाम को देखिए। उमर खालिद और सरजील इमाम, किस जुर्म में तुम उसको इतना दिन से सफुरा जो है उसको जो है जेल में रखे हो, लेकिन आप देखो एलवीस यादव अगर बाकी इस तरह के सरीखे लोग हैं उनको आप छोड़ देते हो, बाकी को छोड़ देते हो, बड़े बड़े क्रिमिनल हैं उसको छोड़ देते हो, है ना, माफिया ड्रग जो कन्विक्ट है उसको छोड़ देते हो। तो ये साफ जाहिर होता है इससे आप क्या दिखाना चाहते हो। ये देश हमारा है, बड़ी खूबसूरत है, ये सब गुलदस्ता मिलने के बाद, सब फूलों के बाद से एक गुलदस्ता बनता है, लेकिन इसे आप बिखेरना चाहते हो। अब जो आप इसमें क्या कनेक्शन है, आप जो कनेक्शन बता रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड और मुख्तार अंसारी की मौत का क्या कनेक्शन है? देखिए, आपने जब भी देखा, जब भी ऐसा कोई ऐसा मुद्दा उठा देश में, इनके खिलाफ में कोई मुद्दा उठा, अब पब्लिक उसमें यूनाइट होना स्टार्ट हुई, पब्लिक जाननी स्टार्ट की, और उस पर हुआ कि भाई अब चुनाव इनके लूज होने वाले हैं, उस समय इन्होंने कोई ना कोई कांड किया, और इस बार भी ऐसा कांड हुआ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मीडिया की आवाज़ है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आवाम की आवाज़ है, जो मैं मीडिया में सुन रहा हूँ, पब्लिक से सुन रहा हूँ, उसी बातों को मैं आपके सामने, अपनी बात को आपके सामने ला दिया। कनेक्शन आप कैसे साबित करेंगे? आप क्या कनेक्शन? देखिए, ये कनेक्शन जो है हमारे साबित करने से, आपके साबित करने से कुछ नहीं होगा। जो मीडिया बिकाऊ है, जनता भी आज जो है उनकी फिसड्डी जो है उनकी बातों में जो आ चुकी है, चुंगल में आ चुकी है, और कोर्ट की व्यवस्था को आप देख रहे हैं, तो अब इसमें क्या न्याय होगा वो समय न्याय करेगा, आने वाला समय न्याय करेगा। राहुल गांधी ने एक बात बोली, बड़ी अच्छी बात बोली, उन्होंने कहा कि जितने भी क्रिमिनल हैं, माइंडेड जो लीडर हैं और जो आज जो देश में कर रहे हैं, अगर सरकार और हमारी सत्ता आती है तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और मुझे लगता है कि अगर सत्ता है कांग्रेस के, चाहे किसी भी ऐसे न्यूट्रल पार्टी का है, तो इस तरह के तमाम लीडर हैं उन्हें नहीं बख्शनी चाहिए, जिससे कि आने वाले जनरेशन को एक सबक मिले। इलेक्टोरल बॉन्ड की अब सबसे बड़ी एक बात करते हैं आप सब, बाकी सब छोड़ दीजिए। इलेक्टोरल बॉन्ड में आप देखिए, इनका कहना है कि जो पार्टी सत्ता में होती है उसको ज़्यादा मिलता है। तो 14 में भी तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, 9 में जब सत्ता में थी तो इनको 87 करोड़ मिला और कांग्रेस को 82 करोड़ मिला था। तो ये कोई मापदंड नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में जो पार्टी सत्ता में कोई ज़्यादा मिलेगा। आप देखो कि आप इनको जो है टोटल 6 से 7 हज़ार करोड़ मिलता है, और बाकी पार्टियां जो है 5,000 समथिंग करोड़ रुपया में होते हैं। तो भाई बाकी पार्टियां कि 19 से 20 पार्टियां हैं और अकेले इनको इतना मिलता है, तो कैसे मिल जाता? और देखो उसका क्या है कि आप ईडी कल छापा मारती है और उसके बाद से कुछ दिनों बाद ये जाते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड उसको खरीदते हैं, उसको चंदा देते हैं, ईडी इनको छोड़ देती है। इवन अरविंद केजरीवाल के केस में आप देखो, उसमें भी सेम कंडीशन हुआ है। उसमें अप्रूवल जो है, अप्रूवल जाके बाद में अपना जो है बदल देता है और उसके बाद से उस बेसिस पे और जाके वो 55 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है। खरीदने के बाद इनको जो चंदा देता है इनको छोड़ दिया जाता है। तो ये सब जाहिर क्या होता है? इससे जाहिर ये होता है कि जब भी कोई फंसता है उनके ऊपर शिकंजा ये कसते हैं ईडी के बहाने से, और वो बाद में पैसा देता है इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में, चंदा का खरीद के उसको चंदा देता है, उसको छोड़ देते हैं। तो ये पार्टी जो है क्या कहते हैं, रैकेट चला रही है। ये पीएम यहाँ का रैकेट चला रहा है, यहाँ उसूलने का काम कर रहे। यही नहीं, ये पाकिस्तान से चंदा लेते हैं। अब पाकिस्तान किस लिए चंदा दिया? क्या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए चंदा दिया या किस एक्टिविटी के लिए चंदा किया? उस पर आपने देश को क्यों नहीं जवाब दिया? आप उससे चंदा कैसे ले सकते हो? कौन सी कंपनी दी, वो क्या करती है? तो इस पर आप जवाब नहीं देते हो और जनता इस पर पूछने को तैयार नहीं है। चाइना आपको कैसे चंदा दे देता है, और वो वैक्सीन वाली कंपनी जो है, वो वैक्सीन वाली कंपनी आपको देती है चंदा, और वो पहले इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदती है और चंदा देती है आपको, और वो मना करती है कि भाई आप सबको वैक्सीन लगवाओ, और आप जो सबके सर में ठक ठक ठूसते चले जाते हो। जहाँ पाते हो वहाँ पे कितने लोग मर गए हैं, उसमें कोई सुनने वाला है इस देश में? किसी के सामने आप बोल सकते हो? तो भाई ये जो आवाज़ एक बड़ी हो चुकी थी और ये पब्लिक के बीच में जा चुका था। अब इसमें इनको लग रहा था कि हम फंसते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि यूपी में ऐसा बन गया था कि मुझे लग रहा था कि 35 से 40 सीटें से ज़्यादा बीजेपी नहीं ला सकती है। तो इस चीज़ को फिर से ये हिंदू मुस्लिम का इनके पास कोई और मुद्दा नहीं बन रहा था, क्योंकि पिछले बार में इन्होंने जो है वो पुलवामा किया, उरी किया, बाकी सब किया, तो वो जब मुद्दा तब था नहीं। अब ये मुद्दा इलेक्टोरल में फंस चुके थे, बाकी चीज़ों में फंस चुके थे, चुनाव वगैरह में सुप्रीम कोर्ट इनको घेर चुका था। इनको हिंदू मुस्लिम करना था और उसमें इन्होंने देश को बांटा, और उस बांटने के लिए इनके पास किसी का ऐसे इंसान का मर्डर करना जिसके बिहार पे चाहे कुछ करना जिससे कि जनता बढ़ जाए, उसमें मुख्तार अंसारी से बेहतर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, जिसमें इन्होंने मुख्तार अंसारी के साथ ऐसा किया। ये मैं नहीं कहता, ये जो मीडिया कहती है, और इसको जो लोगों की आम जनता की जो आवाज़ है उसको मैं आपके सामने तक पहुँचा दूँ। जांच की मांग की जा रही है। नहीं, जांच की मांग होनी चाहिए, और इस पर जो मांग होनी चाहिए। और ये कहाँ होनी चाहिए? मैं कहता हूँ कि यूपी से बाहर होनी चाहिए, और मैं ये भी कहता हूँ यूपी से बाहर नहीं, कहीं और होनी चाहिए। अगर होना भी है तो साउथ में उसको भेज दो, जिससे कि उसका जो है जनता के अंदर एक विश्वास हो कि इसमें जो भी जनता जो भी होगी निष्पक्ष होगा, और इसमें जो भी जिसको सज़ा मिलेगी वो सही तरीक़े से सज़ा मिलेगी। नहीं तो
आप दे दोगे गुजरात में भेज दोगे, वही लिपापोती क्या बोलते हैं वो जो गुजरात दंगा वाला जो है वो वाला कहानी वहाँ बन जाएगी। तो इस तरह नरोदा पाटिया जैसे कहानी बन जाएगा। तो इस तरह के नहीं, आप उसको भेजो, आपको भेजना है तो जिसमें बीजेपी नहीं है, अदर देन बीजेपी स्टेट, वहाँ भेजो। अब ये चुनावी खेल है ये पूरा चुनावी खेल है। और चुनावी खेल में एक बंदा का, उस बंदे का आपने मर्डर किया है जिसका नाना उस्मान ब्रिगेडियर, उस ब्रिगेडियर उस्मान जिसको नौशेरा का शेर बोला जाता है, पाकिस्तान से कश्मीर को छीना जिसने स्नेच किया, उसके जो है क्या बोलते हैं नाती को तुमने मार दिया। आपने जो है आप जो है उसको हामिद अंसारी के भतीजे को तुमने मार दिया। आपने हकीम अजमल खान जिसने इसका नींव रखा इस जामिया का, उस जामिया के नींव रखने वाले को जिसने देश की आज़ादी में पार्टिसिपेट किया, उसके जो है पोते को तुमने मार दिया। आप जो है अगर हमीद साहब को देखो, बीर अब्दुल हमीद, उसके जो तुमने भतीजे को मार दिया। आपने जो है एक स्वतंत्रता सेनानी की फैमिली को जिसने इस देश को आज़ाद करने के लिए, इस देश को पाकिस्तान से छीनने के लिए अपने आप को क्या से क्या किया। आपने बीर अब्दुल हमीद के बारे में पढ़ा होगा, ब्रिगेडियर उस्मान के बारे में पढ़ा होगा। उस ख़ानदान की फैमिली के एक बच्चे को आप मार देते हो। और उसको देखो एक्यूज कब हम बनते हैं, एक्यूज कब बनते हैं जब प्रूफ होता है। अभी तो प्रूफ ही नहीं हुआ, अभी तो केस चल रहा है। और हिंदुस्तान में आप जानते हो 20-20 साल तक केस चलता है। जब तक केस नहीं प्रूफ होता तब तक आप कैसे, अगर इस तरह से देखा जाए तो योगी भी तो एक्यूज हैं, उनको भी सज़ा होनी चाहिए। क्यों उनको वो अपने केस को विड्रॉ कर लिए? इससे देखा जाए तो और भी बाकी जो है ब्रिजभूषण है वो भी एक्यूज हैं। क्यों ऐसा उनके साथ हुआ? आपने केवल उसके क्या नाम है जौनपुर का जो एक नेता है धनंजय सिंह, उसको आपने डाल दिया और उसका केस को ओपन करके उसको एक्यूज बनाया, इसलिए कि वो जीतने के कंडीशन में था। तो जो इनके खिलाफ में है उसको ये चाहे जो भी हो। तो माफिया क्या है ये? कोई माफिया नहीं है। इनके लिए माफिया वही है जो इनके अगेंस्ट में है, और इनके लिए अच्छा वही है जो इनके साथ में है। चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे वो बंगाल के जो संधू ये सब जो थे, हाँ शुवेंदु अधिकारी हो, चाहे हेमंता बिस्वा शर्मा हो, चाहे अभी जो है साउथ का जो है एक जो है बालू माफिया था और जनार्दन इंडिया समथिंग, वो इसमें शामिल हो। इस तरह के लोग जो भी हो वो इनके जो है सबसे साफ़ सुथरे हैं, क्योंकि इनके साबुन से क्लीन होकर बाहर निकल गए। इनके लिए वो अच्छे हैं, वो माफिया नहीं है। और जो इनके अगेंस्ट है वो इनके माफिया, उनको ये कुचल देंगे, मार देंगे और कर देंगे। लेकिन सत्ता हमेशा बदलती है। इस देश में मुस्लिम हुकूमत रहा 800 साढ़े 800 साल। इस देश में जो है अंग्रेज़ों का हुकूमत रहा 200-250 साल, है ना। और 250 साल सेम जो कंडीशन अभी आई है ना 1857 के बाद से ऐसी कंडीशन सेम आई थी कि जब मुसलमानों ने जब विरोध किया तो दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, फर्रुखाबाद तक, इधर मेवात तक, जितने भी उधर कराची में, लाहौर में मुसलमानों की जो है हर पेड़ से लटका दिया गया था। कम से कम 20,000 मुसलमान को जो है मौलवियों को, ये ऐसा हो गया था कि मदरसा में मौलवी पढ़ाने वाला नहीं था। सिंगल मदरसा बचा था, वो बाराबंकी में बचा था। तो उस समय भी ऐसा कंडीशन हो गया तो मुसलमानों को अंग्रेज़ पूछते नहीं थे। लेकिन 1914 के बाद से जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो एक हुई, उसके एक मंच पे आई, तब जाकर वो पूछना स्टार्ट किए। तो इससे साफ जाहिर क्या होता है, वही कंडीशन इस समय हुआ है। लेकिन बाद में क्या हुआ, सब ठीक हुआ। तो ये भी ठीक हो जाएगा। एक सिस्टम है, इसे घबराना नहीं चाहिए। सब्र करो और सही काम करो, और जो है सही पार्टी के साथ उसकी चुनाव करो। कोई गलत काम ना करो जिससे तुम्हारे ऊपर कोई क्वेश्चन ना उठाए। लेकिन मुसलमानों से मैं कहूँगा कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ और एक ज़िहती में रहो, और कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करो जिससे तुम्हारे ऊपर कोई क्वेश्चन करे। और लेकिन तुम्हारे ऊपर कोई आवाज़ गलत उठाए तो तुम एकजुट हो और उस आवाज़ को कानूनन जो है उसका जवाब दो।